हो सकता है जो नए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, जो कल की क्लास पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो कहता है कि आधुनिक युग में, मतलब आज के युग में, तो आधुनिक युग किसे कहते हैं? आधुनिक युग किसे कहते हैं? जो पुनर्जागरण के बाद, जब आप हिस्ट्री का क्लास करते हैं तो आपको बताया गया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी का जो पीरियड चल रहा था वो एक पुनर्जागरण का पीरियड चल रहा था, चीजें बदल रही थी। तो ये आधुनिक युग, तो आधुनिक युग, उसके बाद का जो युग है वो आधुनिक युग है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक युग माने आज का जो युग है ये आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग में इस सिद्धांत को उपयोगी और उपयुक्त नहीं पाया गया है। किस सिद्धांत को? जो हम लोग कल पढ़े थे कि संविदात्मक संबंध को, यानी कि अनुबंध की जो वैधता है। अनुबंध मीन्स क्या होता है? वही होता है, संविदा ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो संबंध है, जो प्रायोरिटी है, वो क्या है? वो इस युग में इस सिद्धांत पर उपयोगी और उपयुक्त नहीं पाया गया। परिणाम स्वरूप कई वादों में तीसरे पक्षकार को उपचार प्रदान किया गया। थोड़ा सा पीछे जाकर के पढ़ते हैं। तीसरा पक्षकार, तीसरा पक्षकार क्या है? जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लास में कल पढ़ा था कि संविदा होती तो 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में है। एक पक्ष एक, यानी मैं एक तरफ होता हूं, आप सभी एक तरफ होते हैं। मैं एक पक्ष हूं, आप सभी पक्ष हैं। बट आप जो ये 4000, 4200, 4500 जुड़ते हैं, इसमें से 30-35 आप हमारे साइड रखे जाते हैं। क्या करने के लिए? कि हम जो है आपसे टॉक टू टॉक बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी जवाब सवाल होता है ना जब केस को लेकर के, तो हम आपसे बातचीत कर सकें। अब सपोज दैट एक व्यक्ति आता है जो कि लखनऊ का रहने वाला है, और आप सभी बच्चे जो है अलग अलग देश से हैं। कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई गुजरात से है, कुछ दक्षिण भारत वाले भी आ जाते हैं। कल तो एक पता नहीं कहाँ से ज्वाइन कर लिया था, जो उधर से ज्वाइन किया था, वो गंगटोक वगैरह से कहीं से ज्वाइन किया था, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। तो आप बच्चों का एक क्या है? एक समूह है। आप बच्चे एक समूह में हैं, ठीक। और मैं कौन हूं? मैं एक अकेला टीचर हूं जो मैं आपको पढ़ाता हूं। नहीं, और टीचर हैं, आप लोग जानते हैं, आयशा जी हैं, अजय जी हैं, अलग अलग चैप्टर जो लोग पढ़ाते हैं। मैं, लेकिन मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ। तो अब अगर कोई लखनऊ का एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि राहुल सर, यदि आप हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम आपको 1000 रुपये महीना दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 पक्ष हो गए। एक पक्ष तो राहुल सर हो गए, एक पक्ष वो हो गया जो बच्चे पढ़ेंगे, और तीसरा पक्ष कौन हो गया? वो हो गया जो पैसे देगा। तो कभी-कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि तीसरा पक्षकार भी क्या हो आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक संविदात्मक संबंध विकसित होने लगता है। तो संबंधों में जो संविदात्मक संबंध विकसित होता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है? तो एक वैश्विक बनाम वैश्विक के वाद में हम देखते हैं कैसे हुआ। वैश्विक बनाम वैश्विक के वाद में, वैश्विक वर्सेस वैश्विक के वाद में, पीटर कोयले का व्यापारी था। एक पीटर नाम का व्यापारी था जो कोयला का बिजनेस करता था, कोयले का व्यापारी था। वह एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अपना व्यापार अपने भतीजे को बेच दिया। उनने क्या किया? अपने भतीजे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना व्यापार अपने भतीजों को बेच दिया। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान था कि उक्त भतीजा, यानी वह भतीजा, प्रति सप्ताह 6 पाउंड 10 शिलिंग पीटर को जीवन पर्यंत तक देगा, और उसके पश्चात उसकी पत्नी को 5 पाउंड प्रति सप्ताह देगा। जो ज्यादा तेज हैं वो समझ गए होंगे, जो हमारी के यहाँ गधा है वो नहीं समझे होंगे। फिर मैं समझाता हूं कि वैश्विक बनाम वैश्विक, वैश्विक बनाम वैश्विक के बाद में क्या हुआ? पीटर एक व्यापारी था जो बुजुर्ग हो चुका था। उसने अपने भतीजे से कहा कि देखो यार, ऐसा है कि हम तुम्हें सारा अपना बिजनेस में बेच दे रहा हूं, और तुम मुझे जो है हर महीने, हर सप्ताह 6 पाउंड 10 शिलिंग देना जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और जब मेरी डेथ हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो उसके बाद मेरी पत्नी को 5 पाउंड दे देना। जब तक पीटर जिंदा था तब तक तो उसने रुपया दिया, भतीजे ने, जो उसका बिजनेस खरीदा था। लेकिन उसके बाद उसने पैसा देना बंद कर दिया। तो अब पीटर की जो विधवा थी, यानी जो पीटर की वाइफ थी, वह कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं थी। आप ये समझिए, देखिए, ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पीटर बिजनेस करता था,
पीटर ने कहा अपने भतीजे से, पीटर ने कहा अपने भतीजे से, पीटर ने अपने भतीजे से कहा कि यार देखो ऐसा है कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, एक काम कर तुम मेरा बिजनेस ले लो और हर महीने या हर सप्ताह तुम मुझे कुछ रुपए देते रहना, और जब मैं जब मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, इस धरती पे नहीं रहूंगा, तो मेरी पत्नी रहेगी तो उसको तुम कुछ रुपया देते रहना। वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद कुछ दिन तक वो पत्नी को पैसा देता है, बाद में पैसा देना बंद कर देता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पीटर के बीच में और उसके भतीजे के बीच में। लेकिन इसका लाभ किसको मिलना था? इसका बेनिफिट किसको मिलना था? इसका बेनिफिट जब तक वो जीवित था तब तक तो पीटर को मिलना था, लेकिन पीटर के मृत्यु के बाद वो बेनिफिट किसे मिलना था? उसकी पत्नी को मिलना था। तो पत्नी कौन हो गई? वो तीसरा पक्ष है, लेकिन वो पक्ष नहीं है। पक्ष कौन होता है? पक्ष और विपक्ष होता है। मैं हूं एक पक्ष, आप है पक्ष। तीसरा कोई उसमें पक्षकार नहीं बन सकता है, लाभकार बन सकता है। ठीक। तो जो विधवा उक्त कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित कराने के लिए उसने न्यायालय, अब देखिए यहाँ पे पीटर और उसके भतीजे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट उसकी पत्नी को जब पैसा नहीं मिला पीटर के बाद, वो चली गई न्यायालय, और जब न्यायालय गई यानी कोर्ट में उसने अपील जारी किया, तो कोर्ट ऑफ अपील ने निर्णय उसके पक्ष में दिया। कोर्ट ऑफ अपील जहां पे उसने अपील की थी, उस कोर्ट ने क्या किया? उस कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला किया। हाउस ऑफ लाइस से कोर्ट ऑफ अपील के निर्णय को मान्यता प्रदान किया। उसने कहा नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुमने चाचा को बोला था कि पैसे दोगे और तुम नहीं दे रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो पक्षकार वो नहीं थी, कौन? वह महिला, लेकिन फिर भी उसको मान्यता मिली, कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। तो यही होता है जो कल हम लोग उलझ रहे थे। रात को 11 बज गया था, काफी लेट हो रहा था, संडे का दिन था, मतलब 10:30 बज रहा था, संडे का दिन था। तो मैंने कहा यार आज एक ही चैप्टर चलेगा। तो वैसे आज भी एक ही चैप्टर चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री में आज दिन भर बहुत ज्यादा, मैं आप लोगों से बताऊं, बहुत ज्यादा उलझन में मैं रहा। तो आज थोड़ा सा माफ कीजिएगा, एक ही सब्जेक्ट चलेगा, केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही चलेगा। कल से हिस्ट्री और कॉन्ट्रैक्ट लॉ और इकोनॉमिक्स और वो सारी चीजें चलेंगी। तो बहुत ज्यादा मैं दिन में आज बहुत परेशानी में रहा, बस इतना समझ लीजिए कि बहुत परेशानी में रहा। और किस लिए परेशानी में रहा? यही जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसी को लेकर के परेशानी में रहा। आज केस वोस हो गया था मेरे खिलाफ, कोर्ट में मुकदमा दायर हो गया था, सब कुछ हो, मतलब इस तरीके की प्रक्रिया हो गई थी। तो ये एक विधि सेवा संघ ने, सारे वकीलों ने हड़ताल कर दी और लोग जा करके जो है उसमें वो सब किए। तो इस तरीके का होता रहता है हम लोगों की लाइफ में। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं संतुष्ट हैं, तो सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए, पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आप कभी बड़े होंगे, ऑनलाइन क्लास वगैरह लेंगे, तो आपको पता चलेगा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके पक्ष में उसने फैसला सुनाया। अब भारतीय विधि में स्थिति देखते हैं। भारतीय विधि का स्थिति का तात्पर्य होता है कि दो प्रकार की विधियां हैं, बिकॉज दैट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो लाया गया था ब्रिटिशर्स के समय में, जब अंग्रेजों का यहाँ पे हुआ करता था, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनकी विधायिका थी, दैट टाइम पे लाया गया था। इसीलिए इसको डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ इज द डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ। दूसरे शब्दों में से हिंदी में अनुबंध भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो भारत में इसकी स्थिति प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या मिलती है, क्या उपबंध नहीं मिलता है? तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट संबंध या प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कोई उपबंध नहीं मिलता है। उपबंध क्या होता है? सेक्शन का सब सेक्शन, यानी कोई सब सेक्शन नहीं मिलता है, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। परंतु न्यायालयों द्वारा, परंतु कोर्टों द्वारा विनिश्चित वादों से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भी सामान्य नियम है। क्या सामान्य नियम है? कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है, यानी कि कौन? वह है कौन? अभी पीछे आपने केस पढ़ा है ना, वह है लड़की या वह औरत, तो वह पक्षकार नहीं है। ऐसा
कहीं किसी लॉ के उसमें नहीं लिखा गया है, यही कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं ये सब बातें नहीं लिखी गई हैं। लेकिन न्यायालयों की जो अलग-अलग चीज, अलग-अलग जो विनिश्चित वादों से जो स्पष्ट हो जाता है, अलग-अलग तरीके के जो वाद हुए, जो न्यायालय में अलग-अलग तरीके के केस चले, उनसे एक तथ्य निकल करके आता है, जो ये कहता है कि सामान्य नियम यही है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है, वह कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित नहीं करा सकता। यह भारत की स्थिति बोलती है, सामान्य स्थिति। अभी सुनिएगा, घबराइएगा मत। वो कहता है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है, वह कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित नहीं करा सकता। यह उल्लेखनीय है कि भारत में कंसिडरेशन यानी कि एक्सेप्टेंस द्वारा, कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस द्वारा यानी प्रतिज्ञा ग्रहीता द्वारा या प्रतिग्रहीता द्वारा या ऑफरी द्वारा स्वयं दिया जाना आवश्यक नहीं। वह कहता है कि यह उल्लेखनीय है कि भारत में जो प्रतिफल है वो प्रतिग्रहीता द्वारा स्वयं नहीं दिया जाना आवश्यक है। अभी आप पीछे कल क्या पढ़े थे कि प्रतिफल जो है वो एक्सेप्टेंस के यानी प्रतिग्रहीता की स्वीकृति पर ही मान्य होता है। लेकिन यहां कहता है कि भारत में कंसिडरेशन प्रतिग्रहीता द्वारा दिया जाना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल प्रतिग्रहीता द्वारा आवश्यक दिया जाना नहीं है। यदि प्रतिज्ञा ग्रहीता यानी एक्सेप्टेंस स्वयं कंसीडर नहीं दिया है, बल्कि कंसिडरेशन उससे भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया है, अर्थात कंसिडरेशन से अपरिचित स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या कहते हैं, ये स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अर्थात कंसिडरेशन से अपरिचित यानी प्रतिफल से जो अपरिचित है, प्रतिफल की जिसे जानकारी नहीं है, कहने का मतलब उस वाद में क्या हुआ था, या अरे हमारे आपके वाद में क्या हुआ था, आपको मैं पढ़ाता हूं, हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पैसा देने वाले व्यक्ति कौन है, वो लखनऊ का वो पार्टी है कि हम आपको पढ़ाएंगे, वो पैसा देगी। ठीक, तो यहां पे क्या है, आप क्या हैं, आप तो प्रतिग्रहीता हैं, आप एक्सेप्टेंस हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पैसा वो देगा, लेकिन आप हैं एक्सेप्टेंस, आप हैं ऑफरी, आप हैं प्रतिग्रहीता, आप हैं वचन ग्रहीता। मैं कौन हूं, मैं वचन करता हूं, मैं ऑफर हूं, मैं प्रपोजल हूं, मैं प्रस्तावक हूं। तो संविदा किसके बीच में हो रही है, हमारे और आपके बीच में हो रही है, लेकिन वो पैसा कौन दे रहा है, वो लखनऊ वाला पार्टी दे रहा है। तो यदि आप इस चीज को जानते नहीं है, कौन, प्रतिग्रहीता यानी कि आप, तो ऐसी कंसिडरेशन से अपरिचित को हम स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वह कंसिडरेशन से अपरिचित है, तो भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित करा सकता है, बस बशर्ते यही होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसने कहा कि वह हम आपको पढ़ाने का वो हमको रुपया देगा, और फिर बाद में वो रुपया नहीं देता है, तो आप यानी कि कौन, एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहीता, न्यायालय में जाकर के वाद कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें सर पढ़ाएंगे तो उन्हें ये पैसा देंगे, अब ये पैसा नहीं दे रहे, मुझे सर पढ़ा नहीं रहे, बताओ क्या होगा। तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिडरेशन क्या है और भारत में उसकी स्थिति क्या है। बस इतना ही है कि वह कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार होना चाहिए। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार है और प्रतिग्रहीता का अपना स्थान जो है वो बता रहा है, तो बड़े आराम से अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप न्यायालय जाकर के उससे पैसा जो है वो वसूल कर सकते हैं। और कोई कुछ बोलेगा कि हम चलें, बढ़ें आगे। चलिए ठीक है, सर्दी लग रहा होगी क्या। अब देखते हैं, भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों में कॉन्ट्रैक्ट संबंध यानी प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत लागू होता है। यह कहता है कि भारत और इंग्लैंड दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट संबंध यानी प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत लागू होता है। अरे भैया, सिद्धांत क्यों नहीं लागू होगा, वहीं का लाया हुआ तो ये नियम है। अर्थात दोनों ही देशों में सामान्य नियम नहीं है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है वह कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित नहीं करा सकता। बिल्कुल, दोनों जगह ये स्थिति है कि हां, अगर वो तीसरा पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदार नहीं है, फिर भी वह जो है वाद को चला सकता है।
उदाहरण के तौर पे यदि एक पिता ने अपनी बेटी को दहेज देने के लिए उसने कहा कि यदि मेरी बेटी से कोई शादी करेगा और मेरी बेटी उसकी इच्छा पर भारित होगी, मानेगी, तो मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा। किसको? लड़के को, यानी कि दामाद को। तो अगर यह शादी होती है और पिता पैसा नहीं देता है, तो बेटी यानी कौन है, वह वचन ग्रहीता है, उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं इनसे शादी करूंगी, तो उसके बाद पूरा अधिकार रहेगा कि वो न्यायालय में जाकर के ये गुहार लगा सके, सर श्रीमान हमारे पिता ने कहा था कि अगर मैं इनसे शादी कर लूंगी, किससे? अरे ये जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं अवधेश गुप्ता जी, इनसे, तो मैं जो है क्या करूंगी, मैं जो है वाद दाखिल करने के लिए तैयार रहूंगी, मेरा सूट फाइल होगा और न्यायालय को मेरे पक्ष में फैसला देना पड़ेगा। इस तरीके के जब कहीं मामले आते हैं तो उसे हम प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की दर्जा में रखते हैं। एमसी चाको बनाम स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, वाद में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्यास यानी कि ट्रस्ट तथा पारिवारिक अनुबंधों को छोड़कर अन्य कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती जो कि उसका पक्षकार नहीं है। आपने यहां पे देखा, नॉर्मल सी बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट आप मतलब स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्या बनती है। अब आप यहां थोड़ा सा देखिए, कानून ही क्या जिसमें परंतु का शब्द ना लगे, वो हमेशा ही न्यायालय की एक हमेशा बात रहती है, ला की हर किताब कहती है कि हर जो कुछ आपकी किताब में लिखा है न्यायालय में, उसके विपरीत भी कभी कभी फैसला देती है न्यायालय, यानी कोर्ट कभी उसके विपरीत फैसला देती है। इसका मतलब है कि न्यायालय के पास परंतु नामक शब्द जो है उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, हर जगह वो परंतु को लगा देती है। चलिए एक वाद को देखते हैं कि एमसी चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ट्रावनकोर का एक स्टेट बैंक बनाम एमसी चाको का एक विवाद हुआ वर्सेस, ठीक। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्यास यानी कि ट्रस्ट तथा पारिवारिक संविदा, पारिवारिक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर अन्य कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उस व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती जो कि उसका पक्षकार नहीं। न्यायालय कहना चाहा कि देखिए भाई देखो, ऐसा है कि अगर न्यास है यानी कि ट्रस्ट है कोई, और कोई पारिवारिक समझौता है, स्नेह प्रेम नैसर्गिक रिश्तेदारी का मामला, पटदारी का मामला, अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तब तो जो है तीसरा पक्षकार शामिल हो सकता है। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो दूसरा कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में तीसरा पक्षकार परिवर्तित कराने के लिए वाद नहीं चला सकता, वही चला सकता है जो उसमें पक्षकार होगा। फिर नीचे की लाइन क्या कहती है, परंतु इस सामान्य नियम के अपवाद भी हैं। भाई इस सामान्य, भाई मैंने पहले ही अपने शब्दों में इसीलिए कह दिया था कि परंतु, परंतु आ गया, परंतु इसमें अपवाद भी हैं। क्यों? क्योंकि भाई ला है, ये एक कोर्ट है, हर चीज में इसको परंतु लगाते हैं। कहता है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोजन से किया गया हो जो उसका पक्षकार नहीं है। देखिए, किसी ऐसे लाभ से कराया गया हो, ऐसी स्थिति बन जाए कि जो उसका पक्षकार ही नहीं है, यानी वो पैसा देने की बात उसके पिता ने की अपने दामाद से, तो उसके पिता और दामाद के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन उसका फायदा किसको मिलना था? लड़की को मिलना था। बट लड़की उसमें भागी नहीं थी, पक्षकार नहीं थी। यदि कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के, यानी उस लड़की को लाभ पहुंचाने के प्रायोजन से किया गया जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में संविदा में उसका पक्षकार है ही नहीं, तो इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला यानी कि वह लड़की व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित कराने के लिए वाद चला सकता है। पहला नियम, ये पहला नियम जो कि पहले ही बार बार बता रहा हूं, फिर से दूसरा नियम, यदि कॉन्ट्रैक्ट पारिवारिक व्यवस्था का भाग है, पति पत्नी का मैटर है, भाई बहन का मैटर है, मामा भतीजे का मैटर है, चाचा चाची का मैटर है, पापा मम्मी का मैटर है, यदि कॉन्ट्रैक्ट पारिवारिक व्यवस्था का भाग है
तो जो व्यक्ति उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है वह कॉन्ट्रैक्ट को प्रमोटेड करा सकता है। प्रमोटेड मतलब परिवर्तनीय करा सकता है, प्रमोटेड करा सकता है, भले ही वह उसका पक्षकार ना हो। तो देखिए पीछे ऊपर वाली लाइन में क्या था, यदि कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से किया गया जो उसका पक्षकार नहीं है। तो लाभ पहुंचाने का पक्षकार क्या था, हमारे और लखनऊ वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि आप पैसा दो यार तभी हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारे और लखनऊ वाले के बीच में संविदा हो गई, आप कोई नहीं है, लेकिन लाभ किसको मिलेगा, पढ़ेगा कौन, आप पढ़ेगा। और हम आपको ना पढ़ाएं तो आप खट से वाद एक लगा सकते हैं कि सर देखो लखनऊ से पैसा ले लिए बट हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, न्यायालय में आप गुहार लगा सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, यदि कॉन्ट्रैक्ट पारिवारिक व्यवस्था का भाग है, रिलेशन का मामला है, पति पत्नी का मामला है, तो जो व्यक्ति उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है वह कॉन्ट्रैक्ट को प्रमोटेड करा सकता है, भले ही वो उसका पक्षकार ना हो। तो हमारे और आपके बीच में जो बात हुई यह परिवार वाली नहीं थी, लेकिन वो जो लड़की पिता और दामाद वाली बात थी वो परिवार वाली बात थी। तो दोनों तरीके के केस को आपने जो है भली भांति समझ लिया। अपवाद, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द पावर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अपवाद तो होते ही हैं यार, तो यहां पे भी कुछ अपवाद जो है वो हैं, ठीक है। इस उसमें जो है इंग्लिश वाले भी जुड़ते हैं तो इसलिए पीपीटी में थोड़ा इंग्लिश भी लिखना पड़ता है भाई। क्या है एक्सेप्शन, ये तो नियम बन गया, जो आपने पीछे बताया वो नियम बन गया। ये नियम बन गया पहला और दूसरा नियम कि भाई यदि पारिवारिक व्यवस्था है तो पारिवारिक का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जिसको लाभ मिलेगा उसके पास पूरा अधिकार रहेगा कि वो न्यायालय में जो है गुहार लगा दे। दूसरे पक्ष में हुआ कि वह परिवार का हिस्सा नहीं भी हो, तीन बाहरी लोग हों, जैसे मैंने आपको पढ़ाने का और लखनऊ वाले का जिक्र किया, तो भी आपके पास पूरा अधिकार रहेगा कि आप लगा दें आरोप। लेकिन अपवाद भी हैं। अब समझने वाली बात है कि अपवाद किस टाइप के हैं, किन परिस्थितियों के अपवाद हैं, इसको थोड़ा जो है हम लोग अच्छे से जो है वो समझें। तो संगर्क के सिद्धांत के अपवाद, संविदा के जो मिलन होते हैं, जो संसर्ग होते हैं, संसर्ग मतलब जानते हैं, लड़के बड़े तेज समझे होंगे संसर्ग क्या होता है। तो उसके सिद्धांत के जो कुछ अपवाद हैं वो किस टाइप के अपवाद, इंग्लैंड की भांति भारत में भी कॉन्ट्रैक्ट संबंध सिद्धांत के कई एक्सेप्शन को मान्यता प्रदान किया गया है। निम्नलिखित दशाओं में वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित कराने का वाद चला सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं। एक साधारण सी बात ये आती है कि भाई देखो ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है, तो अगर दूसरा व्यक्ति जिसको लाभ नहीं मिल रहा है और एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसको लाभ मिल रहा है, तो इंग्लैंड की भांति भारत में भी कॉन्ट्रैक्ट का संबंध डॉक्ट्राइन पॉवर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कई अपवाद, कई एक्सेप्शन को मान्यता प्रदान किया गया है। कहा, इंग्लैंड की भांति भारत में भी। नीचे कुछ दशाएं दी गई हैं कि वह व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट को परिवर्तित कराने का वाद चला सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, यानी जो कि संविदा का पक्षकार नहीं है। पार्टी मीन्स पक्षकार, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संविदा, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। ठीक, तो पहला क्या आता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम अपने भाषा में आप लोगों को बता देते हैं। भाई अगर कहीं पे ये बात आई है कि इतने समय के दौरान में, अरे छोड़िए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, इनमें कई ऐसे अपवाद हैं जो संविदा की विशेष शाखाएं, जैसे क्या कह सकते हैं आप, जैसे कुछ लिखित वाद हुए हैं, कुछ अभिकरण तथा वहन पत्रवाद हुए हैं, रेलवे की रसीद है, संपत्ति हस्तांतरण है, इस तरीके के आदि के अपवाद बीच में आए हैं, या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो है वो कर रहा है, तीसरे पक्षकार को फायदा मिल रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि नीचे क्या हुआ था, नीचे हुआ था कि जो माँ है, कल वाले केस में हमने देखा था ना कि माँ अपनी बेटे को सारा अपना जमीन जायदाद दे देती है और वो कहती है कि भैया हम पूरा जमीन जायदाद आपके नाम कर दे रहे हैं, इससे कुछ रुपया मिलेगा तो हमारी छोटी वाली बहन को
तो कुछ रुपया हर महीने देता रहना जब तक वो जीवित रहेगी। तो उसने नहीं दिया। तो कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जो संपत्ति से रिलेटेड है, संपत्ति से हस्ताक्षरण से रिलेटेड हैं, कुछ वाहन पत्र से रिलेटेड हैं, कुछ रेलवे रसीद से रिलेटेड हैं, कुछ लिखित विधि से मतलब संबंधित हैं। तो उसी में जो है एक न्यास तथा भार का जो है ट्रस्ट ऑफ चार्ज का जो है एक निकल करके आता है कि किसी विशिष्ट सम्मति से या किसी सॉरी किसी किसी विशिष्ट संपत्ति में किसी व्यक्ति के लिए किसी भार अथवा हित का निर्माण किया जाता है तो व्यक्ति संविदा के पक्षकार ना होते हुए भी उसे परिवर्तित करा सकता है। देखिए ये सब मामला किसमें आता है, जमीनी जब विवाद होता है ना, गांवों में बहुत ज्यादा होता है, उसमें ये सारे मामले आते हैं। तो न्यास अथवा भार ट्रस्ट का चार्ज या चार्ज, ट्रस्ट कर लीजिए या चार्ज कर लीजिए, न्यास कर लीजिए या भार कर लीजिए। तो जब किसी विषय हो है क्या, बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट और चार्ज, बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट और चार्ज इंग्लिश वाले समझे कि व्हेन ए ट्रस्ट इज क्रिएटेड, जबकि ट्रस्ट क्रिएट करता है, द बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स द राइट, बेनिफिशियरी के पास ये राइट होता है, गिवन टू हिम अंडर द ट्रस्ट even thought he was not a party to the contract between the seller and the trustee। उसके पास पूरा अधिकार होता है, भले ही वह क्या है, इवन थॉट ही वॉज नॉट पार्टी, वह पार्टी नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में द सेलर एंड ट्रस्टी, जो कि विक्रेता और ट्रस्टी के बीच में हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू ए फेवर ऑफ बी, ए बी के फेवर में पार्टी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, to be held by him in trust for a benefit of X। तो भी क्या होता है, उसकी बेनिफिट जो है वो X को मिलता है। ए ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी, ए ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ X। X can enforce the agreement even thought he is a stranger of the contract। तो जब किसी विशिष्ट व्यक्ति में किसी विशिष्ट व्यक्ति के भार अथवा हित का निर्माण होता है तो वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उसे परिवर्तित करा सकता है। यही बात कहा गया है। न्यास अथवा भार में जब किसी विशिष्ट संपत्ति से रिलेटेड, यहां क्या बात हुई थी, ए प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात आई थी, यानी संपत्ति से रिलेटेड किसी व्यक्ति के लिए किसी भार अथवा हित का निर्माण किया जाता है तो वह व्यक्ति संविदा का पक्षकार ना होते हुए भी उसे संविदा परिवर्तित कराने का वाद चला सकता है। अब हम आगे देखेंगे एक केस, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। यही है कि कोई और केस है, देखें यही है, देखेंगे हम इन द केस ऑफ ख्वाजा खान वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का केस है, 10 का केस है, 32 आल 410 पीसी का केस है। इट वाज हेल्ड दैट वेयर ए क्या नाम है इसका, मोहम्मद देन लेडी sued her own father in a law of recover arrange the allowance payable to her by the father-in-law under the agreement between his and own father in consideration her marriage। तो अपीलार्थी ने हुसैनी बेगम के पिता के साथ, ये किसका निर्णय था, प्रिवी काउंसिल का निर्णय था। ये जो आप ऊपर जजमेंट पढ़ रहे थे वो प्रिवी काउंसिल का था। वो कहता है कि she could enforce the promise to her favor in so far as she was the beneficiary under the agreement to make a settlement in her favor and she was claiming as a beneficiary under such statement। ये प्रिवी काउंसिल ने अपना निर्णय दिया। प्रिवी काउंसिल कौन था, इंग्लैंड का कौन। तो अपीलार्थी यानी अपील करने वाला कौन था, हुसैनी बेगम के पिता। हुसैनी बेगम के पिता के साथ यह करार किया कि हुसैनी बेगम की उसके लड़के से शादी के प्रतिफल में वह हुसैनी बेगम को सदैव खर्च के लिए तौर पर 500 रुपया महीना देता रहेगा और उसने इस उद्देश्य के लिए कुछ संपत्ति भारित की और यह कहा कि संपत्ति की आय से वह भुगतान वसूल कर सकेगी।
हुसैनी बेगम को उसके पति में कुछ मतभेद तो हो जाने के कारण हुसैनी बेगम को घर छोड़ना पड़ा और उसका भुगतान बंद कर दिया, इसलिए यह वाद लाना पड़ा। यह एक लीगल केस था। यह केस हुआ 1910 में, और जब यह केस हुआ तो इस प्रकार का एक नियम जो है वो लाया गया। क्या हुआ और अच्छे से इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेलेड। हुआ ये कि हुसैनी बेगम के पिता के साथ एक करार किया। अपीलार्थी यानी कि अपील करने वाला व्यक्ति यानी कि वादी, ठीक है, प्लांटिफ, उसने क्या किया, एक हुसैनी बेगम के पिता के साथ, यानी कि आप ऐसे समझिए, कागज पे लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। वादी कौन है? ए ए ने हुसैनी के पिता, हुसैनी के साथ नहीं, हुसैनी फादर, ए हुसैनी फादर के साथ एक करार किया कि हुसैनी बेगम उसके लड़के की शादी में, वह लड़के की शादी में प्रतिफल, शादी के प्रतिफल में वह हुसैनी बेगम को सदैव खर्चे के तौर पर 5,000 रुपया महीना देता रहेगा। फिर से देखिए, अपीलार्थी ने यानी ए ने हुसैनी बेगम के पिता के साथ यह करार किया कि हुसैनी बेगम की उसके लड़के से शादी में, यानी जब हुसैनी बेगम के लड़के की शादी, तो लड़का किसका हुआ? बी, हुसैनी बेगम का लड़का, कि प्रतिफल में वह हुसैनी बेगम को सदैव खर्चे के तौर पर 5,000 रुपया महीना देता रहेगा। किसको? हुसैनी बेगम। हुसैनी बेगम कौन है? वह लड़की है जिसकी शादी हुई। और उसने इस उद्देश्य के लिए कुछ संपत्ति भारित किया, और क्या किया, उसने कुछ जमीन दे दिया कि भाई ये जमीन तुम ले लो, इसमें खेती बाड़ी करो, और इससे जो कमाई आएगी उससे जो है तुम हमें कुछ पैसा जो है हमारी बेटी को देते रहना। हुसैनी बेगम और उसके पति में कुछ मतभेद हो गया। भाई पति पत्नी है, झगड़ा होता ही है, आप लोगों में भी होता होगा, शादी वगैरह हुई होगी तो हुसैनी बेगम का जब झगड़ा हो गया तो कंडीशन ये बनी कि हुसैनी बेगम को घर छोड़ना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, ए के साथ उनकी जो है वो शादी हुई, किसकी? हुसैनी की। हुसैनी के पिता का नाम था बी, और शादी होने के बाद हुसैनी छोड़ करके फिर अपने घर वापस आ गई, यानी उन्होंने क्या किया, हुसैनी बेगम को घर छोड़ना पड़ा और उसका भुगतान बंद कर दिया गया। जो पैसा मिलना था, जो प्रॉपर्टी दिया था, किसने? हुसैनी के पिता ने जो एक को प्रॉपर्टी दिया था, ये लो प्रॉपर्टी, इसमें खेती बाड़ी करके, किसानी करके कुछ पैसा तुम जो है वो किसको? हुसैनी को देते रहना। शादी तो हो गई, शादी सक्सेस नहीं हुई, और हुसैनी जो है वो अपने घर वापस चली आई पति से झगड़ा करके। तो अब प्रॉपर्टी तो ए ले चुके थे, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ए ले चुके थे, प्रॉपर्टी ए के नाम हो गई थी, इधर बवाल हो गया, ये वापस आ गई, तो इधर पैसा देना भी बंद हो गया। तो ऐसे स्थितियों में भी न्यायालय जो है उसने गंभीरता से फैसला लिया, और इस तरीके का केस हुआ। इसी केस पर इस नियम को लाया गया था कि यह निर्धारित किया गया कि चाहे इस संविदा में हुसैनी बेगम कोई पक्षकार नहीं थी, यानी वह लड़की हुसैनी बेगम वह कोई पक्षकार नहीं थी, लेकिन वह सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार उनके पक्ष में किए गए भार को परिवर्तित कर सकती थी। तो भार क्या था? वो पैसा था जो उन्हें मिलना था। और इस वाद में प्रतिवादी द्वारा की गई संविदा से यह उपबंध रखती थी कि भुगतान अचल संपत्ति की आय से किया जाएगा, जिससे वह अचल संपत्ति के भुगतान के लिए प्रभावित हो गई थी। और क्योंकि वह केवल हुसैनी बेगम के भले के लिए था, इसलिए उसे वाद लाने का पूरा अधिकार था। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, एक, ऐसे बताते हैं, एक राम है और एक सीता है। अरे छोड़िए सब, एक ज्ञान है और ज्ञान की शादी हो रही है गीता से, और गीता के पिता है मनोहर। तो मनोहर ने कहा है ज्ञान सुनो,
अगर तुम हमारी बेटी से गीता से शादी कर लो तो मैं तुम्हें कुछ महीना जमीन दे रहा हूँ कुछ, और इस जमीन से खेती बाड़ी करके तुम मेरी गीता को हर महीने 500 रुपया महीना देते रहना। तुम फ- फायदा किसको मिल रहा था? गीता को। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ज्ञान और मनोहर के बीच में। मनोहर कौन था? गीता का पिता था। तो ज्ञान और मनोहर के बीच में संविदा हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट उसका बेनिफिट जो मिल रहा था वो गीता को मिल रहा था। और बाद में ऐसी स्थिति बनी कि जो गीता है उनका जो है अपने पति ज्ञान के साथ झगड़ा हो गया, और अपना बोरिया बिस्तर उठाई, जैसा कि आज केस में होता भी है, और सीधे मनोहर के घर पे वापस चली आई। तो अब बताइए, मनोहर इधर जमीन भी दे दिए थे, गीता को पैसा भी मिल रहा था, अब वो जब वापस आ गई तो वो पैसा भी नहीं दे रहा था। तो न्यायालय ने कहा देखो भाई, गीता के पक्ष में यह फैसला जाएगा। और इस तरीके का वाद जो है वो आया, और इस नियम को उसी समय लाया गया। कब? 1910 में। अब आप कुछ लोग अगर ऐसे पूछते तो आप ये कहते अरे संविदा तो हुई थी ज्ञान और सीता के बीच में, तो मनोहर कौन होते हैं? ज्ञान और मनोहर के बीच में तो गीता कौन होती है बीच में बोलने वाली? नहीं, उसका फायदा चूंकि गीता को मिल रहा था, गीता को लेकर के सारी क्रियाएं हो रही थी, इसलिए गीता का अधिकार सुरक्षित हो गया कि गीता जो है केस कर सकती है। ठीक। भाई हाँ, एक केस हुआ, राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर, ये भारत का ही केस। यू नामक एक व्यक्ति था, यू। यू को उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और संपत्ति का पूरा कब्जा उसे दे दिया। तो पहले आप बनाएंगे कि यू कौन? यू एक पिता था, उसका बेटा कौन था? वाई। यू पिता, यू का बेटा वाई। तो उत्तराधिकारी कौन हो गया? वाई हो गया, क्योंकि पिता नहीं रहेंगे तो सारा संपत्ति बेटे को ही ट्रांसफर होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यू ने अपनी सारी संपत्ति उठा करके वाई को दे दी और उसको अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया और उसको संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया। इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में यू ने अपने पिता को, हाँ सॉरी सॉरी, यू वाई गलत हो गया, वाई पिता का नाम है, वाई बालक का, यू बालक का नाम है। तो यू ने अपने पिता को वचन दिया कि वह कुछ रुपया जो उसके पिता का अधर्मज पुत्र था, यानी कि नाबालिग पुत्र था, उसके बालिक होने पर देगा और उसे एक गांव भी देगा। निर्णित हुआ कि इन परिस्थितियों में जे के पक्ष में, थोड़ा सा फिर से पढ़ता हूं, यू को उसके पिता, सॉरी, लग रहा है सर्दी पकड़ी है अब। हाँ पकड़ लिया, मुझे पता चल जाता है। तो यू को उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया और संपत्ति का उसको कर्जा दे दिया। इसके बदले में यू के पिता ने क्या कहा कि देखो, ऐसा मेरा एक अधर्मज पुत्र है जो क्या है, जो नाबालिग है, उसका नाम जे है। अरे बाप रे, हाँ पकड़ लिया भाइयों, सर्दी जुकाम पकड़ा है, बहुत जबरदस्त पकड़ रहा है। तो उसका क्या है, वो एक नाबालिग पुत्र है, धर्मज पुत्र है। तो उसने कहा अपने बेटे से, देखो ऐसा यू कि तुम ना मेरे बेटे को जब वो बालिग हो जाएगा तो तुम उसे एक गांव दे देना और पैसे वैसे दे देना, मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। तो यह निश्चित हुआ कि इन परिस्थितियों में जे के पक्ष में उतने धन और गांव के लिए न्यास उत्पन्न हो गया, इसलिए उसे वाद लाने का अधिकार था। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ था। एक पिता ने अपने पुत्र से ये कहा कि देखो यार, एक तो मेरा और बेटा है जो अभी नाबालिग है, अधर्मज है, ठीक। तो एक काम करना, जब ये 18 वर्ष का हो जाए ना तो तुम इसे जो है एक गांव दे देना और कुछ रुपया दे देना, ताकि इसका भी जीवन बसर हो जाए। तो मान लीजिए अगर वो नहीं देता है, अगर वो नहीं देता है
तो उस नाबालिग पुत्र के पास यह अधिकार रहेगा कि वह कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकता है। बस यही जो है एक्सेप्शन टू द काइंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को समझाना था कि बालिग होने देगा और उसे एक गांव भी देगा बालिग होने पर। यह निश्चित हुआ, यह निर्णित हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में जो जे है, जो अधर्मज है, नाबालिग है या दूसरा उसका पुत्र है, तो जे के पक्ष में उतने धन और गांव के लिए न्यास उत्पन्न हो गया और इसलिए उसे वाद लाने का अधिकार मिल गया। वो न्यायालय में वाद को जो है वो ला सकता है। ठीक है। तो इंग्लैंड में भी कई प्रकार के ऐसे वाद हुए जिसमें न्यास के आधार पर वचनदाता को अपने वचन से बाध्य रखा गया। लिखा होगा शायद पीपीटी में, एक मिनट देखें। हाँ लिखा है। अच्छा नहीं नहीं लिखा है, चलिए वो दूसरा आ गया, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में भी क्योंकि हमारा नियम इंग्लैंड से आया हुआ है, तो इंग्लैंड में भी इस तरीके की कई वाद हुए जिसमें न्यास के आधार पर वचनदाता को अपने वचन से बाध्य रखा गया। और उसमें एक केस आता है, क्या नाम है, क्या नाम तो है उसका, ग्रेगोरी एंड पार्कर वर्सेस विलियम्स का केस था। ग्रेगोरी पार्कर वर्सेस विलियम के केस में, जिसमें पी एक व्यक्ति था। अरे ऐसा मत समझिएगा, उसका नाम ही पी था, अंग्रेजों का नाम जानते नहीं कैसे होता है, वैसे ही था उसका। तो पी ने अपनी सारी संपत्ति डब्लू के अंतरण में कर दी। ये डब्लू भारत का शब्द है, ठीक है, बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया है। पी उसका नाम था सच का। तो पी ने क्या किया, पी ने अपनी सारी संपत्ति डब्लू को दे दी और डब्लू ने यह वचन दिया कि वह जी को, यानी जी तीसरा व्यक्ति है, पी डब्लू जी, पी ने अपनी सारी संपत्ति उठा के डब्लू को दे दी और डब्लू से कहा कि डब्लू देखो जी को जो है, ठीक है, जी जी मतलब उसका कोई दूसरा था, अपनी सारी संपत्ति डब्लू को दे दी और डब्लू ने कहा, वचन दिया कि वह जी को एक अन्य लेनदार था, जी जी जो कि एक बाहरी व्यक्ति था, अन्य लेनदार था, उसके प्रति पी का सारा ऋण चुका देगा। तो जी को यह भुगतान प्राप्त करने के लिए वाद लाने दिया गया। कहने का मतलब पी ने अपनी सारी संपत्ति उठा के डब्लू को दे दी। पी ने अपनी सारी संपत्ति उठा के डब्लू को दे दी और डब्लू ने यह वचन दिया कि जो कि जे को उसके प्रति पी का सारा ऋण चुका देगा। यानी जी ने कुछ कर्जा लिया हुआ था पी से, जी ने कुछ कर्जा लिया हुआ पी से और पी ने कहा डब्लू से कि डब्लू मैं तुम्हें अपना सारा जो है वो दे रहा हूं, प्रॉपर्टी सब कुछ ले जाओ, बस जो मेरा कर्ज है जो मैंने जी से लिया है ना, तुम इसको जो है वो पूरा कर देना, दे देना। तो क्या हो गया, पी के पास यह पूरा अधिकार रहेगा कि अगर वो जी को पैसा नहीं देते हैं तो वो वाद चला सके, और जी के पास भी पूरा अधिकार रहेगा कि अगर डब्लू जी को ना पैसा दे तो वह भी जो है वो वाद चला सकता है। यही समझाया गया है। एक और वाद हुआ था, एक और वाद हुआ था, टच वर्सेस मेट्रोपोलियन रेलवे वेयर हाउस कंपनी में। मेट्रोपोलियन रेलवे मेट्रोपोलियन रेलवे का एक वेयर हाउस था और उसका जो दूसरा पक्ष था वो एक टच नाम का व्यक्ति था। इसमें एक कंपनी ने अपने अपने ही एक प्रवर्तक को एक वचन दिया कि कंपनी उस व्यक्ति को निगमन के बाद भुगतान करेगी जिसके प्रवर्तन या प्रवर्तक से कहने पर कंपनी के प्रति निगम भी कुछ सेवाएं अर्पित की थी। वह व्यक्ति कंपनी में वाद लाने दिया गया। टच वर्सेज मेट्रोपोलियन रेलवे में वॉशिंग क्या हुआ, वेयरहाउस कंपनी में कंपनी ने अपनी तरफ से एक वचन दिया, एक प्रवर्तक वचन दिया, परिवर्तनीय वचन दिया, मतलब संविदात्मक लीगल इन्फोर्सेबल दिया वचन, विधिमान्य वचन दिया कि कंपनी उस व्यक्ति को निगमन के बाद भुगतान करेगी और उसके प्रवर्तक को
कहने पर कंपनी के प्रति निगमन की पूर्व कुछ सेवाएं अर्पित की थी और उस व्यक्ति को कंपनी का वाद चलाने के लिए दिया गया। तो ट्रच एक दूसरा व्यक्ति था, माइक्रोपेलियन रेलवे एक दूसरी व्यक्ति थी, और जो दूसरा व्यक्ति था उसे निगमन के बाद भुगतान करने की बात कही गई थी। ऐसे में जब वो कंपनी के प्रति निगमन की पहले की सेवाओं को उसने अर्पित कर दिया, तो उस कंपनी पर उसको वाद चलाने दिया गया। तो न्यास के तौर पे अगर देखा जाए, जब न्यास की स्थिति बनती है तो अभिव्यक्त या अवच्छित रूप से हो सकती है, परंतु न्यायालय जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अन्विक न्यास, तो जो जो न्यायालय अन्विक न्यास को सरलता से नहीं मानते, वो न्यायिक दृष्टिकोण से समझाते हुए न्यायाधीश मूर्ति ने कहा, किस केस में कहा इन्होंने, यमसी यमसी चैको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर के केस में उन्होंने कहा कि किसी अचल संपत्ति का कर्ज भरने के लिए, भारित करने के लिए कोई विशेष शब्द तो अनिवार्य नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हों जिनसे यह स्पष्ट हो जाए कि कौन सी संपत्ति का कोष दायित्व चुकाना जाना है। पीछे अभी आप परसों या नरसों वाले केस में पढ़े थे कि उसमें एक व्यक्ति ने एक प्रपोजल दिया था कि, हाँ, काल तिरोहित ऋण में आपने देखा, टाइम बैरड में आपने पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से ये कहा कि जो मेरा पैसा है इस बार वाला रेंट वो दे दो, और 5 साल पहले से जो टाइम बैरड अमाउंट हो चुका है वो भी पेबल खड़ा है, उसे भी तुम मेरा पैसा दे दो। तो वह संविदा खारिज हो गई थी क्योंकि उसमें यह लिखा नहीं था कि कितना रुपया देना है, कितना रुपया लेना है। तो वही यह कह रहा है कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सी संपत्ति या जो कर्ज है या जो कोष है वो दायित्व को कितना, उसका दायित्व कितना बन रहा है, कितना चुकाया जाना है, कितना कर्ज है, कितना देना है। और इस सिद्धांत को वादों के तथ्य पर लागू करते हुए विद्वान न्यायमूर्ति ने यह निर्णय दिया कि जब संविदा में जिस संपत्ति का भुगतान आना है, जब ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है कि हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लखनऊ वाली जमीन को लेकर के बात हुआ और उसकी ओर इशारा किया गया, किस तरफ, लखनऊ जमीन की इशारा किया गया, तो न्यास उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यास उत्पन्न करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि इशारा कर दिया कि हो लखनऊ वाली जमीन, नहीं, बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल लिखित होना चाहिए कि संपत्ति का कौन सी संपत्ति है, कहां की संपत्ति है, उसका कोष कितना है, उसकी दायरा कितना है, प्रॉपर्टी का मूल्य क्या है, ये सारी चीजें जो हो वो लिखित होनी चाहिए। ये इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि यह बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉ जो है, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कोर्ट में आप खड़े होकर के बहस कर रहे हैं, इस तरीके से इसको सीखना पड़ता है। तो उसने कहा कि खाली इशारा कर दे बा, अरे यार वो लखनऊ वाली जमीन है ना, हम आपको दे देंगे यार, चलो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लखनऊ वाली जमीन का पूरा दस्तावेज लगेगा, पूरा चिट्ठा लगेगा, जमीन क्या है, जमीन की कीमत क्या है, उसके दायित्व क्या है, उस पर कर्ज क्या है, कोष क्या है, ये सारी चीजें जो है वो लागू होंगी। हाँ, जब किसी व्यक्ति को बीमा युक्त द्वारा कोई वस्तु भेजी गई हो तो उसके प्रति डाकखाना न्यासी हो जाएगा और वस्तु के ना पहुंचने पर उसे वाद लाने का अधिकार हो। यदि कोई व्यक्ति बीमा के तरीके से, बीमा डाक द्वारा कोई वस्तु भेजता है तो उसके लिए डाकखाना न्यासी हो जाएगा और वस्तु न पहुंचने पर वाद लाने का अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य, यदि कोई ऐसी बात आ जाती है कि आप डाक से कुछ लगाते हैं, तो जब डाक से कोई चीज लगाते हैं तो डाक आपका न्यासी हो जाता है, और अगर आपकी पोस्ट नहीं पहुंचती है तो आपके पास पूरा अधिकार होता है कि आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकें, किसके ऊपर, डाक के ऊपर केस फाइल कर सकें। ठीक है, तो ये होता है न्यास संपत्ति के मामले,
कर्ज, भार, ऐसी स्थितियां, शादी विवाह का प्रकरण, हर तरह से आप समझ गए। जमीनी विवाद भी आपने समझा, शादी विवाह का भी प्रकरण आपने समझा, भारत की स्थिति क्या है, बाहर की स्थिति क्या है, सारी बातों को समझा। अब हम एक और प्रकरण जो हम लोगों से छूटता है, एक स्थिति आती है कि विवाह बंटवारा तथा अन्य पारिवारिक संबंध, यानी कि फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है। वाद अगर फैमिली सेटलमेंट का हो या विवाह से संबंधित हो, बंटवारे से संबंधित हो, या कोई पारिवारिक अनुबंध हो, पारिवारिक संविदा हो, पारिवारिक कॉन्ट्रैक्ट हो, फैमिली सेटलमेंट हो, तो लेखक कहता है कि जब किसी विवाह बंटवारे या अन्य पारिवारिक संबंध में कोई अनुबंध किया गया हो, तो जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को भले के लिए उपबंध हो जो उस अनुबंध में पक्षकार नहीं है, तो वह ऐसे अनुबंध के आधार पर वाद ला सकता है। सबसे बड़ी लाइन है और मोटी माटा एक के बार में समझ जाने वाली है, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना है, कि जब किसी विवाह बंटवारे में, विवाह में या बंटवारे में या कोई अन्य पारिवारिक संबंध में कोई अनुबंध किया गया, तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के भले के लिए उपबंध हो, तो उस अनुबंध में पक्षकार नहीं है, तो ऐसे अनुबंध पर या ऐसे अनुबंध के आधार पर वाद ला सकता है। एक परिवार में एक पति हैं, एक मिस्टर हैं, एक मिसेज हैं, उनका एक बेटा है या कोई भतीजा है या चाचा है, जो भी कोई अलग व्यक्ति है। पति पत्नी में या पति पिता में या पिता चाचा में, भतीजा में अगर कोई बातचीत हुई परिवार के किसी अन्य सदस्य के किसी लाभ को लेकर के, तो अन्य जिसके लिए जिसके लिए लाभ जो है वो लिया जा रहा है, उसके प्रति यह पूरा अधिकार होता है कि वह जब चाहे तब न्यायालय में जो है वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखते हैं, कैसे देखते हैं। फर्नांडेज वर्सेस जोसेफ गॉन्सॉल्व 1773 नंबर का केस था। एक लड़की के पिता ने प्रतिवादी के साथ उसकी लड़की का विवाह करने का करार किया। एक लड़की ने जिसका नाम था ए नहीं, जिसका नाम था शिवांगी, शिवांगी, शिव का एक अंग शिवांगी, जिसका नाम था शिवांगी। तो लड़की के पिता ने मनोहर ने प्रतिवादी के साथ लड़की का विवाह करने का करार किया। तो विवाह किसके साथ हो गया? शिवम के साथ। तो शिवांगी का विवाह हुआ सुमन के साथ और मनोहर लड़की के पिता का नाम है। तो लड़की के बालिग होने पर इस संविदा के भंग के लिए प्रतिवादी पर वाद लाने दिया। लड़की चूंकि बालिग थी, नाबालिग होती तो वह नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वो बालिग थी, अगर वो लड़की बालिग थी, तो बालिग होने पर इस संविदा में वो भंग के लिए प्रतिवादी पर वाद लाने दिया गया। क्या हुआ कि मनोहर ने कहा कि यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। और बेटी बालिग थी, इन्होंने बेटी के साथ विवाह कर लिया, लेकिन मनोहर ने जो है वो पैसे नहीं दिए। तो शिवांगी के पास यह अधिकार रहेगा, लड़की के पास यह अधिकार रहेगा कि वो अपने पिता के ऊपर जो है वो केस कर सके। पहला स्थिति बनेगी। अगर वह पैसे नहीं देता है, यानी क्या हो गया? संविदा भंग हो रही है। वह संविदा के अंदर जो बातचीत की गई है, जो करार किए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो पूर्ण नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संविदा भंग हो रही है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि लड़की के पास ये पूरा अधिकार रहेगा कि वह इसके लिए कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सके। पहला बात शादी वाला। दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार दो भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा करते समय अनुबंध किया। एक संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे दोनों, अपनी जमीन का,
और उसको करने के लिए उन्होंने एक संविदा की कि बराबर हिस्सों में पैसा मिलाकर माता के नाम से जमा करेंगे, जिससे वह अपना खर्चा पानी निकाल सके। माँ भी जिंदा ही थी। इसको ये सब बहुत सारा आता है, जब आप सिविल की वो करेंगे प्रैक्टिस ना, बहुत ज्यादा आएगा। माँ जिंदा थी, बेटे आपस में जमीन को बांट लिए, और जब आपस में वो जमीन को बांट रहे थे तो उन्होंने आपस में एक संविदा की कि माँ को इतना रुपया दिया जाएगा कि उसका खर्चा पानी जो हो वो चलता रहे। तो माँ को इस अनुबंध को प्रवर्तित कराने का अधिकार दिया गया। हाँ, ये कहा गया कि अगर ये बेटे पैसा ना आपको दे तो माँ आप न्यायालय में जाकर के केस फाइल कर सकती हैं। आप लोग इसको समझ गए। तीसरा समझ लीजिए, एक अन्य वाद में, एक अलग वाद में, एक लड़की और उसके पति ने लड़की के पिता को वचन दिया। देखिए, अभी तक तो आप ये समझ रहे थे कि लड़की की शादी हुई, पिताजी कहे, लेकिन एक वाद हुआ जिसमें शिवम और शिवांगी पति पत्नी थे। शिवम और शिवांगी पति पत्नी, इन्होंने मिल करके अपने पिता को, यानी शिवांगी लड़की के पिता को एक वचन दिया कि अगर वह अपनी संपत्ति लड़की को दे देगा तो लड़की अपनी माता का खर्चा पानी के लिए धन देती रहेगी। लड़की की शादी हो गई शिवम के साथ, लड़की अपने घर चली गई। अब फिर कह रही अपने पिता से, देखो पिताजी, अब तो मेरे घर आ गई हूं, मेरा घर दूसरा हो गया है, बट अगर तुम अपनी संपत्ति मुझे दे दो तो तुम तो बुढ़ौती में हो, चले जाओगे, लेकिन हाँ ये है कि माँ जब तक रहेगी तो मैं उसको उसके खर्चे पानी के लिए मैं रुपया रुपया देती रहूंगी। तो न्यायालय ने कहा कि माँ के पास भी पूरा अधिकार रहेगा कि वह कोर्ट में दायरा जो है, कोर्ट में सूट फाइल कर सके, अगर वो शिवम और शिवांगी यानी पति पत्नी पैसा उसको बेटे बेटी पैसा नहीं देते हैं तो। ये इसलिए लिखा गया छोटा छोटा कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके का केस हो रहा है, किस तरीके से जो है उसको समझा जा रहा है। ठीक है, एक और अपवाद हुआ, उसको भी देखते हैं। द्रौपदी वर्सेस जसपत राय के केस में, द्रौपदी वर्सेस जसपत राय के केस में क्या हुआ कि प्रतिवादी की पत्नी उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ करके चली गई। एक व्यक्ति था शिवम, उसकी पत्नी का नाम था शिवांगी। शिवांगी इसलिए शिवम को छोड़ के चली गई कि शिवम उसके साथ क्रूर व्यवहार करता था। पत्नी अपने पति को इसलिए छोड़ करके चली गई कि वह झगड़ा वगड़ा करता था, मारता पीटता था, इस तरीके का करता था। और अपने शब्दों में भाई साहब बताना चाहूंगा कि जो पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है उसे इस धरती में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे वह जगह मिले, से नरक में से भी बदतर ज्यादा उसको मिलना चाहिए। इसीलिए नारी जाति का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके सुख से और समृद्धि सारी से लेकर के नारी की ही पूजा होती है। सबसे ज्यादा पुरुष अगर किसी से संतुष्ट होता है तो वह नारी है। नारी कौन है? जननी है, जन्मदाता है, जन्मभूमि है। तो उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए मेरे बाबू लोगों। तो अगर कल की आपकी शादी हो जाए तो पत्नी को सर्व से ऊपर बिठा करके रखना। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे ऊपर बिठा करके रखता है तो उसका घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता है। ऐसा मेरे दादाजी कहा करते थे और मैंने अपने जीवन में इसको देखा भी है। आप लोगों से थोड़ा उम्र बड़ी है, गलत सलाह नहीं दूंगा। तो हाँ चलिए, ये सब मजाक की बातें हैं, चलिए। तो उसकी पत्नी और पति पति उसकी पत्नी को परेशान करता था, इसलिए पत्नी जो है वो घर छोड़ करके चली गई। बहुत तेज पकड़ लिया है लग रहा है कि पत्नी ने पिता से, प्रतिवादी ने पत्नी के पिता से कहा। प्रतिवादी कौन? वह पति था, पति शिवम। शिवम ने अब शिवांगी के यानी अपनी पत्नी के पिता से कहा
कि अब वह अपनी पत्नी को बहुत इज्जत से रखेगा। जब पत्नी देखिए, जब तक घर में पत्नी होती है तब तक उसका मोल नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो छोड़ करके जाती है उस दिन बाबू लोगों को पता चलता है कि पत्नी का क्या महत्व होता है। इसलिए कहते हैं सबसे सम्माननीय अगर कोई है तो वो एक महिला होती है। हाँ, तो प्रतिवादी की पत्नी उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ के चली गई। तो पति महोदय परेशान हो गए और कहे कि अरे यार अब क्या करें, तो अपने ससुर जी को फोन लगाए। तो कहे कि देखो पिताजी, अब जो गलती होनी थी हो गई, लेकिन अब बड़े सम्मान के साथ मैं रखूंगा, उसको भेज दीजिए। अब फिर जब पत्नी दोबारा से आती है तो फिर उनका वही नाटक शुरू हो जाता है। फिर जब नाटक शुरू हो जाता है तो फिर वो एक संविदा करता है। वो कहता है कि देखो ऐसा है कि हमारे आप में बनेगी नहीं, तो चलो तुम अलग ही रहो, और एक मैं मकान तुम्हें दे दे रहा हूं, मकान का प्रबंध कर दे रहा हूं और रहने का खर्चा भी दे दे रहा हूं। एक संविदा कर लेते हैं। और उसके बाद उसे पत्नी क्रूरता की ओर से घर से निकाल दिया। उसके बाद उसकी क्रूरता के चलते उसे घर से निकाल दिया। ये सब दिया, घर दिया, रहने का खर्चा दिया, लेकिन फिर झगड़ा वगड़ा करके उसे वो घर से निकाल दिया। तो पत्नी को अलग मकान तथा खर्चा प्राप्त करने के लिए वाद लाने दिया गया। पत्नी को पूरा अधिकार हो गया कि जब वो कहे थे कि आप अलग घर दे दिए, और अलग घर दे दिए और रहने के लिए हमको खर्चा भी दे रहे थे, अब हमको अपने से अलग कर दिए हैं, घर भी दे दिए, खर्चा भी दे दिए हैं, अब हमको ये खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं, तो पत्नी के पास भी पूरा अधिकार होता है कि वह सूट फाइल करे कि हमको कहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप लोग एक बात नहीं जानते होंगे, संविधान में ये नियम है कि पति को अपनी पत्नी का किसी भी हाल में भरण पोषण करना है। वो सौभाग्यवान है पुरुष जिनकी पत्नियां दो पैसा कमा करके उनको देती हैं। अगर वो ना भी दें तो संविधान में ये नियम है कि यह पुरुष की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का पूरा खर्चा पानी वहन करेगा, चाहे जैसे करे। ये तथ्य गलत है कि आप ये कह के बच जाओगे, करे हमारे पास पैसा नहीं पूरा हो रहा है, हम नहीं खिला पिला पा रहे। नहीं भैया, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका शादी हो गया तो जिस औरत से आपकी शादी हुई उसकी पूरी, आपको पूरा जीवन वहन करने की आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो राजा की तरह घर में बैठ के खाए, लेकिन पैसा पूरा आप ही का खर्चा होना है। तो बड़े भाग्यवान वो लोग हैं जिनकी पत्नियां कमा करके भी ला करके तो पैसा देती हैं। और आप जो लड़कियां जुड़ी हैं, मैं तो आप प्रणाम करता हूं कि आप लोग पढ़ इसीलिए रही हैं कि कल को आप अपने भी आने वाले जो भी हैं उनका जो है एक अच्छा जो है मतलब मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, और यह भी है कि आप अपने जीवन पर स्वयं खड़ा हो सकें। तो ये अच्छी चीज है। तो पत्नी को तो क्या हुआ कि उसके पास अब ये अधिकार रहेगा कि वह चाहे तो अपनी पत्नी के ऊपर जो है वो वाद चला सकता है। फिर एक तीसरी बात आती है कि अभिस्वीकृति तथा निबंध, सॉरी, विबंध, एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल में क्या हो गया कि जब किसी संविदा के अंदर, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पक्षकार को किसी तृतीय पक्षकार को कुछ ना देना हो, और वह, अभी तक आपने ये देखा हर जगह केस में मिल रहा था कि भाई पक्षकार को देना है, देना है, देना। अब एक बात ये भी आ जा रही है कि सपोज दैट ऐसा कोई बात आ जाए कि कुछ देना ही नहीं है, तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक पार्टी को किसी थर्ड पार्टी से कुछ देना हो, तो ऐसे थर्ड जो पक्षकार के अपने जो दायित्व होंगे उसकी अभिस्वीकृति कर ले, तो वह बाध्य हो जाएगा कि अभिस्वीकृति विवक्षित या अभिव्यक्त हो सकती है। विवक्षित का मतलब क्या होता है? अरे विवक्षित संविदा, प्रलक्षित संविदा आपने पढ़ा था पीछे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब मना जना करके, मान मनोबल करा करके अगर कोई बात करा ली जाए, तो अभिस्वीकृति, स्वीकृति के प्रति अभिस्वीकृति, और विवक्षित यानी कि इम्प्लायड, मान मना करके, या अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त क्या है? अभिव्यक्त वही है जो लिखा पढ़ी या मौखिक रूप से दोनों से हो जाए। तो वह अभिस्वीकृति विवक्षित या अभिव्यक्त हो सकती है। तो जब किसी संविदा के अंतर्गत एक पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार को, व्यक्ति को कुछ देना हो,
और ऐसे तृतीय पक्षकार के अपने कोई दायित्व हो और वह उसकी स्वीकृति कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो यह नियम बाध्य हो जाएगा और ऐसी स्थिति में अभिस्वीकृति विवक्षित या अभिव्यक्त हो सकती है। एन देवराज यू वर्सेज एन देवराज उर्स वर्सेज रामाकृष्ण कृष्णया में एक मकान के क्रेता ने एक किस्त भेज दी और बाकी भेजने का वचन दिया। ऋणदाता को शेष वसूलने के लिए वाद लाने दिया गया। अभिस्वीकृति आचरण द्वारा भी हो सकती है। एक किराएदार या उसके उप किराएदार में संविदा हुई कि उप किराएदार किराया भूस्वामी को दे दिया करेगा, तो भूस्वामी को वाद लाने दिया गया। देखते होंगे आप, ऐसी बनती है कि अरे यार हम छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारा पैसा आपको दे देंगे ना, आप काहे टेंशन ले रहे हो। तो वहां पे भी इस तरीके की बातें होती हैं। आप ये नहीं कहोगे अरे यार पैसा तो लिए थे उनसे, आप ये नहीं कहोगे भाई साहब पैसा तो हमसे नहीं लिए थे, पैसा तो आप उनसे लिए थे। हाँ, लेकिन अगर एक तीसरा पक्षकार आकर के कह देता है कि इनका पैसा हम देंगे, तो बार बार ये आपको यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरह से केस को समझाने का प्रयास किया गया है कि तब भी जो है वो क्या होगा, अभिव्यक्ति आचरण द्वारा भी हो सकती है और किराएदार तथा उसके उप किराएदार में संविदा हुई उप किराएदार द्वारा भूस्वामी को कर दिया गया, भूस्वामी को वाद ला दिया गया। एक किराएदार था, किराएदार ने पैसा नहीं दिया था, उप किराएदार एक दूसरा किराएदार आया और उसमें वो रहने लगा, उसने कहा कि किराया मैं दे दूंगा आपका, तो फिर वो किराया नहीं देता है, तो भूस्वामी यानी जो घर का मालिक है उसके ऊपर यह अधिकार रहेगा कि वह जाकर के न्यायालय में वो जो है वाद कर सके, सूट फाइल कर सके। तो एक मकान के क्रेता ने, एक स्थिति और बनती, एक मकान के क्रेता ने उसे एक किस्त भेज दी। एक मकान था वो बिक गया, तो जिसका मकान था उसने उसको पैसा देने के लिए एक किस्त भेज दी। मान लीजिए 5 लाख का मकान था तो उसने 1 लाख रुपया भेज दिया और 4 लाख रुपया जो था बाकी भेजने का उसने वचन दे दिया कि मैं 4 लाख भेज दूंगा। तो आप ये समझिए कि ए व्यक्ति है जो मकान को खरीद रहा था, तो ए व्यक्ति के ऊपर 4 लाख की लायबिलिटी हो गई, 4 लाख का उसके ऊपर कर्ज हो गया और असेट कहां हो गया, असेट जो है वो मकान का जिसका था उसका हो गया, उसको वो पैसा मिलता। तो ऋणदाता का शेष वसूलने के लिए वाद लाने दिया गया। तो ऋणदाता कौन था, ऋणदाता जो 4 लाख रुपए बकाया वाला था। तो न्यायालय ने कहा कि हाँ भाई इस पे भी वाद होगा कि अगर 5 लाख रुपए की जमीन थी, 1 लाख रुपया दे दिए, फिर क्या 4 लाख रुपया मैं बाद में दूंगा। तो इन सब चीजों पे भी केस जो है वो बनते हैं। और किराएदार के संबंध में भी, एक किराएदार है फिर दूसरा किराएदार आता है, वो कहता है अरे भाई कोई बात नहीं है, इन्हें जाने दीजिए, हम इनका किराया हम दे देंगे। तो मकान मालिक के पास ये अधिकार होता है कि वह सूट फाइल कर सकता है अगर वो पैसा ना दे तो। दूसरा भूमि पर प्रभावित प्रसंविदा। तो अगर लैंड वैंड जमीनी उमीनी विवाद अगर आ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में संसर्ग का सिद्धांत जमीन के साथ चलने वाली प्रसंविदा से भी बदला जा सकता है। कहता है कि जो संविदा है, जब संविदा का मिलन हो रहा हो, जब कॉन्ट्रैक्ट का संसर्ग हो रहा हो, तो उसका सिद्धांत जमीन के साथ चलने वाले, उसका प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के साथ यानी लैंड के साथ चलने वाली प्रसंविदा से भी बदला जा सकता है। और इसको हम देखते हैं किसके केस में दिया है नीचे, हाँ, टल्क वर्सेस मॉक्सहेड 78 के वाद का सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति यह जानकर भूमि खरीदता है कि जमीन स्वामी पर कुछ कर्तव्य लादती है, कुछ बोझ लादती है, तो वह ऐसे कर्तव्यों से बाध्य हो जाता है, चाहे वह संविदा में पक्षकार हो या चाहे ना।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, कह रहा है कि सपोज दैट कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि यार एक बताइए, एक घर जमीन है, एक जमीन है, वो जमीन लोन लेकर के ली गई थी, और जमीन का पूरा पैसा बैंक को अभी नहीं मिला है, तब तक दूसरा एक व्यक्ति आ जाता है उसको खरीदने के लिए। तो वही कह रहा है कि सिद्धांत है कि जब कोई व्यक्ति ये जानबूझकर जमीन खरीदता है, यानी जब एक व्यक्ति जानबूझ करके भूमि खरीदता है कि स्वामी के ऊपर तो इसका कर्ज है, अभी इसके बहुरे कर्तव्य हैं, अभी इसकी लाइबिलिटी भी है, तो वह ऐसे कर्तव्यों से बाध्य हो जाएगा, चाहे वह संविदा में पक्षकार हो या ना हो। अगर उसने स्वीकार कर लिया कि हम इसको भर देंगे, तो संविदा किसके किसके बीच हुई थी? अरे भाई, संविदा वो जमीन लेने वाले के और बैंक के बीच में हुई थी। लेकिन तीसरा व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि मैं जमीन को ले ले रहा हूं और मैं सारा पैसा बैंक को जमा कर दूंगा। तो अगर ये पैसा नहीं जमा किए, तो जिसका घर है उसके पास पूरा अधिकार रहेगा कि इनके ऊपर केस फाइल कर दे, सूट फाइल कर दे। ये सब तब होता है जब जमीनी विवाद, मैंने बताया ना, ये सब जमीनी विवाद और ये सब के झगड़े झगड़े में ये सारी चीजें जो होती हैं, तो वो बाध्य हो जाता है। तो स्मिथ एंड स्निपेस हाल फार्म लिड वर्सेस रिवर डगलास कैचमेंट बोर्ड 79 में मिलता है। क्या मिलता है कि प्रतिवादी बोर्ड ने कुछ ऐसे भूस्वामियों के साथ संविदा की, कुछ ऐसे जमींदारों के साथ, कुछ ऐसे जमीन के मालिकों के साथ संविदा की जिनकी भूमि नदी के साथ जुड़ी हुई थी, एक नदी के किनारे पर थी, और जिसके अंदर बोर्ड को नदी के किनारों पर सुरक्षित तथा मजबूत हालत में रखा गया था। बोर्ड मतलब बोर्ड, ठीक है ना। तो कुछ बोर्ड था जो कि कुछ जो भूस्वामी थे, जमीन के मालिक थे, उनके साथ संविदा की गई, जिनकी भूमि नदी के से जुड़ी हुई थी, और उसी नदी के समीप जो है वो बोर्ड जो है सुरक्षित और मजबूत हालत में रखा था। और भूस्वामियों को अनुपातिक चंदा देना था। वाद में एक भूस्वामी ने अपनी जमीन प्रथम वादी को बेची और प्रथम वादी ने द्वितीय वादी को बेची। तो बोर्ड ने नदी के किनारों को बनाए रखने में कुछ असावधानी की, जिसके कारण वह टूट गए और वादी की जमीन में बाढ़ आ गई। दोनों वादी, अभी हम इसको अच्छे से समझाएंगे, अभी बस पढ़ लीजिए। दोनों वादी यानी खरीदार बोर्ड के साथ की गई संविदा में पक्षकार नहीं थे, परंतु कोर्ट ऑफ अपील ने बोर्ड पर संविदा भंग का वाद लाने दिया। इसके उपरांत भी केंद्रीय सरकार ने एक भूमि में अपने हित का सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के साथ अंतरण किया। न्यायालय ने कहा कि वे सब विशेषाधिकार अंतरणी को प्राप्त हो गए थे। चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। हुआ क्या कि स्मिथ के केस में क्या हुआ, क्या कि प्रतिवादी यानी कि एक व्यक्ति, बोर्ड था एक, बोर्ड क्या होता है? अरे बोर्ड यार एक किसी संचालनकर्ता का जो एक विभाग होता है, बोर्ड होता है। जैसे यूपीपीसीएस का परीक्षा कराती है तो यूपीपीसीएस एक बोर्ड है, उत्तर प्रदेश एक बोर्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बोर्ड है, केरला बोर्ड है। तो वहां पे भी एक बोर्ड था जो नदी में पुल उल का जो है वो निर्माण करता था, बाढ़ आने पे लकड़ी का लगा वगा करके इधर उधर पास कराता था। तो अब जो पक्षकार थे उनकी भूमि जो है वो नदी के साथ लिप्त थी, संलग्न थी, जुड़ी हुई, और उसके अंतर्गत बोर्ड में नदी के किनारे पे सुरक्षित तथा मजबूत हालत में रखा था। जो बोर्ड था वो क्या हुआ था कि उसी जमीन के पास ही सुरक्षित स्थिति में जो है रखा था, और भूस्वामी को अनुपातिक चंदा देता था। जो देखिए एक नदी थी, नदी के किनारे जमीनें थी, तो भाई जमीनों का एक मालिक कौन होता है? जमींदार था, जमीनी के व्यापारी थे, जमीन के लोग थे।
बोर्ड किसका था? किसी अन्य व्यक्ति का था। जब वो अपना बोर्ड नदी के किनारे रखे थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम नदी के किनारे जिसकी जमीन पर हम रखे हैं उस जमीन को मालिक को हम जो है वो चंदा दें। तो कुछ रुपया जो है वो देते थे। वाद में एक भूस्वामी ने अपनी जमीन प्रथम वादी को बेच दी। एक भूस्वामी ने क्या किया? अपनी जमीन किसी और को बेच दी। मान लीजिए ए ने अपनी जमीन को उठा करके बेच दिया, नदी के किनारे की जमीन थी, और बी ने क्या किया? सी को बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, ये जमीन आपको इसीलिए समझाई जा रही है ताकि दीवानी कचहरी को आप अच्छे से समझें कि ए ने क्या किया। ए ने एक जमीन बी को बेची, बी ने फिर उसी जमीन को उठा करके सी को बेच दिया। और हंसी आई? आई नहीं, लेकिन बेच दिया। तो बोर्ड ने नदी के किनारों पर बनाए रखने में कुछ असावधानी की, जिसके कारण वह टूट गए। किनारे जो है वो क्या हो गए? टूट गए। नदी के किनारे जो बोर्ड रखे गए थे उसमें कुछ असावधानी हो गई, जिसके कारण किनारे उसके जो है टूट गए, और वादी के जमीन पे क्या आ गई? बाढ़ आ गई। यानी जो जमीन उसने बेची थी उस जमीन पर बाढ़ आ गई, और दोनों वादी यानी दोनों खरीदार बोर्ड के साथ की गई संविदा में पक्षकार नहीं थे। यानी जो जमीन खरीदे थे, आप ध्यान दीजिएगा, जो जमीन खरीदे थे वो कोई और था, और बोर्ड वाला व्यक्ति कोई और था। बोर्ड वाले ने की जो संविदा हुई थी वो सबसे पहले किससे? जमींदारों से हुई थी। लेकिन एक जमींदार ने ए को जमीन बेच दिया, बी ने सी को बेचा, सी ने आगे बेच दिया। बट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था बोर्ड को नदी के किनारे रखने का, वो जमींदार और किसके बीच में हुई थी? जो बोर्ड वाले हैं उनके बीच में हुई थी, जमींदार और बोर्ड वालों के बीच में हुई थी। तो आप देखिए यहां जो ए बी सी बने, ये संविदा के पक्षकार नहीं है, क्योंकि संविदा तो बोर्ड और जमींदारों के बीच में हुई। परंतु परंतु संविदा में पक्षकार तो नहीं थे, परंतु कोर्ट ऑफ अपील ने बोर्ड पर संविदा भंग का वाद लाने दिया। उन्होंने कहा बोर्ड ने जिसका जिसका क्षति हुई थी, जिसके टूटा था, उसको अधिकार मिला वाद लाने का, और इसके उपरांत भी केंद्रीय सरकार ने एक भूमि में अपने हित का सभी अधिकार, विशेषाधिकार तथा स्वतंत्रताओं का साथ अंतरण किया। न्यायालय ने कहा कि वे सब विशेषाधिकार अंतरणी को प्राप्त हो गए थे। तो अगर भूस्वामी के केस में अगर इस तरीके की कोई होती है स्थिति जिसमें एक पक्षकार से संविदा होती है, बट जो बोर्ड है उसका नुकसान जो है वो बी के साथ, ए ने खरीदा जमीन ए के साथ हुई, तो बोर्ड के पास ये पूरा अधिकार रहेगा कि वो जमीन के मालिक को छोड़ करके ए को कान पकड़ करके ए से अपना सारा जो है वो ऐट है। कोई स्क्रीनशॉट लेता है? ले चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं।